हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेशंस लेके आते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेके आया हूँ मैट्रिक्स, यानी हिंदी में इसको बोला था आव्यूह। इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके अंतर्गत आने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। और आप यकीन मानो कि यहाँ से भी एनडीए में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। मैं अगर बात करूँ 2021 की ही, जो आपके पास 18 अप्रैल को जिसका पेपर हुआ था, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। मैं आपको इस सेशन में वो क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सेशन में लास्ट तक बने रहना है। और यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स स्टार्ट करें हैं, इसके अलावा भी हम बहुत सारे सेशन आप लोगों के लेने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका मैथ स्पेशल चल रहा है। मैथ स्पेशल बैच में आपके पास आप बात करो एनडीए की, चाहे बात करो आप एक्स ग्रुप की या नेवी की, वहाँ पे मैट्रिक्स का अच्छा खासा वेटेज आता है। अगर बात की जाए हमारे इस लेक्चर के लिए हमारी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, टारगेट एनडीए के स्टूडेंट्स, एयरफोर्स और नेवी, जहाँ पे भी। इसके अलावा आप अगर बात करें 12th क्लास में मैट्रिक्स के बारे में आता है तो वो भी। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चैप्टर और भी लेके आऊँगा डिटर्मिनेंट वाला, तो उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करे जाए तो देखो, मिनिमम मैं बात करूं 3 से 4 क्वेश्चन अगर मिनिमम है, बट ये देखा गया है कि 5 क्वेश्चंस आपके पास मैट्रिक्स के, 5 क्वेश्चन 2021 में। वैसे तो मैट्रिक्स की अगर बात करूं मैं 2021 में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट टोटल मिला के आपके पास 11 क्वेश्चन आए थे। काफी अच्छा वेटेज है। आप इस चीज की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये हल्के चैप्टर है। तो मैंने कहा है बिल्कुल आसान टॉपिक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को, अगर मैं मैट्रिक्स में बात करूँ तो मैट्रिक्स के अंदर हम कितने टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये 3 टॉपिकों को मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। तो आप लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और 100% आपको ये समझ भी आए। अब आप लोगों को स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और अगर कहीं पे भी आपको बीच में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ वाकई आपको ये चीज़ समझ में। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे करें। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हिंदी मैंने आपको बोल दिया, हिंदी में इसको आव्यूह बोला जाता है। अब आपने ये डेफिनेशंस हर जगह पढ़ी होगी, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोग यहीं पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा अगर बुक में ही पढ़ोगे आपके पास यही डेफिनेशन मिलेगी कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, नंबर की बात करो, एलिमेंट्स की बात करो, या कुछ भी चीज़ों का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये बिल्कुल मैं नहीं मानता ये डेफिनेशन आपके मतलब की। अब चीज़ों को समझते हैं कि अच्छा एक्चुअल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, एक मैट लैब होती है। कंप्यूटर साइंस में एक मैट लैब होती है, वहां पे भी आप इस इक्वेशन को, इसका यूज देख सकते हो। दूसरा आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, और 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट वहां पे आपके छोटे लेवल पर है। बट अगर आप एज ए इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, वहाँ पे भी आपको मैटलैब का यूज़ करना पड़ता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपने देखी होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसे तो 12th क्लास में भी एक टॉपिक है आपके पास मैथ्स का, बट अगर आप इसको इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक टॉपिक आता है आपके पास। इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है, चाहे आप सिविल से करो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या आप किसी भी ब्रांच में करो, हर जगह ये टॉपिक आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग सीएस में तो एक टॉपिक है ही है, प्रोग्रामिंग करने के लिए आता है। बट मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस की, तो वहाँ पे आपने अगर कैलकुलेटर यूज करा होगा तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। उसमें आप क्या करते हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर ज़्यादा है, 3 4 5 इक्वेशन है, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी ज़्यादा है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैट्रिक्स बनाई जाती है। अब आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, बट जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको ये बात समझ आएगी जो मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पास, सपोज करो एक जस्ट एन एग्जांपल, मैंने कहा एक राम कोई लड़का है, और राम के पास क्या है, 3 बैग है, और 3 बैग है, और उसके अंदर आपके पास 8 बुक्स है। ये एक स्टेटमेंट के, मैं तो इसे शॉर्ट में लिखा है, तो ऐसे आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, मतलब एक लाइन के फॉर्म में लिखा हो सकता है।
इसी की एक गर्लफ्रेंड थी, राम की गर्लफ्रेंड थी आपके पास रीता। रीता के पास तो कम किताबें होगी, उसके पास 4 बैग थे और 4 बैग में उसके पास एक एक बुक थी, एक बुक थी। फिर राम की तीसरी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था आपके पास रीना। रीना के पास क्या था, वो पढ़ने वाली थी, एक बैग था बट उसमें 10 बुक्स थी। अब इन सब को अरेंजमेंट में किस तरह से कर सकता हूँ, इसका अरेंजमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं इसका अरेंजमेंट करता हूँ, बैग वाली ये कॉलम हो गया बैग वाला और ये वाला हो गया बुक्स वाला। ओके, यहाँ पे मैंने राम को लिख दिया, इस वाले राम में लिखूंगा, यहाँ पे रीता के बारे में लिखूंगा और यहाँ पे मैं रीना के बारे में लिखूंगा। अगर मैं बैग की बात करूँ, 3 बैग, यहाँ पे 8, 4, 1 और यहाँ पे 1 और 10। अब ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, जिस तरह से आपने इन नंबर्स को या एलिमेंट्स को आपने अरेंजमेंट करा है किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। अभी भी ये बात समझ नहीं आई है तो होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है आपको सारी चीजें बच्चा समझ आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, जैसे कि सपोज करो आपके पास ये लिखा है 3x प्लस के 4y प्लस के 5z इक्वल टू 0। दिस इज द वन इक्वेशन। 3 वेरिएबल के आपके पास लीनियर इक्वेशन है। 3 वेरिएबल में एक इक्वेशन है 4x प्लस के 3y प्लस के 2z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस के y प्लस के 5z इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। 3 इक्वेशन है। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो कोई दिक्कत होगी, आप देखते रहना इस चीज को। मैंने लिखा 3 4 5 4 3 2 4 1 और 5। इसी चीज को मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया और जो इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू आपको निकालनी होती है। जो यहाँ से इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। उन एक्स वाई जेड की वैल्यू आप इस मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो। इस चीज को आप अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आप हायर लेवल पे जाते हो, और नहीं तो आपके पास ये चीजें वहां पे भी आपको देखने मिलेगी। जब आपके पास कोई चीज आपको ऑप्टिमाइज करनी होती है, वहां पे भी इसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है। अगर आप थोड़ी सी चीज को लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने अगर पढ़ा हो, अगर पढ़ोगे 12th क्लास में, तो क्योंकि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एक्सवाई की तैयारी कर रहे हो, एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने एनडीए 12th क्लास तो अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो वहां पे एक लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर आता है, उसमें चीजों को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो जब आप किसी चीज को ऑप्टिमाइज करते हो, यानी आपको, अगर आप डिफेंस में जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी चीज को कम से कम, क्योंकि आपके पास वहां बहाने नहीं होने चाहिए। आपके पास अगर 10 रुपए तो 10 रुपए में आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। तो इसमें आपको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसका अरेंजमेंट इस तरह से लिखा, और इसकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो भी इससे आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे जाते जाते जैसे जाएंगे तो हम पता करेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलती है। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने ये थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ कैसे निकालते हैं। तो हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है। इसको मैट्रिक्स ए है, तो ये जो A11 है, A12, A13 इस तरह से आगे की तरफ चलते हैं, ये आपके पास रो 1 होती है। जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको रो बोला जाता है, हॉरिजेंटल लाइन को पंक्ति बोलेंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इस बात को समझना, जो हॉरिजेंटल में होगा इसे रो बोलेंगे, और जो आपके पास वर्टिकल में होगा इसे हम कॉलम बोलेंगे। इतनी बात थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं। हॉरिजेंटल लाइन को रो बोला जाता है, वर्टिकल को कॉलम बोला जाता है। इस अगर हमने ये कहा कि A23 कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, ये 2 का मतलब हो गया रो, 3 का मतलब हो गया तीसरा कॉलम। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जरा ये बताइए कि A43 का मतलब क्या हो गया। A43 कुछ नहीं होता, A एक एलिमेंट है, 43 इसकी पोजीशन है, 4 का मतलब है इसकी जो रो है वो 4th है, और जो 3 है इसका मतलब 3 इसका कॉलम है। बात को समझे। ऐसे ही आप जरा कमेंट बॉक्स में बताना, अगर इसी के अंदर एक एलिमेंट आपके पास A35 है तो इसका मतलब क्या हो गया, कमेंट बॉक्स में बताना। इसका मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट कि इसमें रो तो इसकी क्या है, आपके पास तीसरी पंक्ति में होगा और 5वें कॉलम में होगा, यानी 5th कॉलम में होगा। इतनी बात समझ आई। ये इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ आई।
मैट्रिक्स क्या होता है, जो नंबर होते हैं उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होता है, उसी को हम मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर मैं बात करूं यहां से कि जैसे कि आपके पास एलिमेंट, आपके पास एक आई एलिमेंट, आपके पास कोई एलिमेंट है, तो मैंने कहा 823 823, यहाँ पे होता क्या है, आपके पास ये आई और जे के फॉर्म में लिखा था, ए आई जे के किस तरीके से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, किस तरह से, ए आई और जे के फॉर्म में। और आपको अभी बताया है कि मैंने, जैसे ये आई होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, कि जो भी मैट्रिक्स है उसकी रो कितनी है, और ये हुआ जे किसको रिप्रेजेंट करता है, वहां पे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा भैया एक लड़का है आपके पास मुकेश, मुकेश जरा पांचवी पंक्ति में तीसरे कॉलम में खड़ा है, तो आप बताओगे आपके पास A53 है उसके रोल। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि इस तरह से इसको लिखा जाता है। कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स थी, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ए आई जे उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सर ये क्या लिखा हुआ m इंटू एन क्या है, m इंटू एन इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। क्या, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कि मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, किस तरीके की मैट्रिक्स है, 2/3 है, 3/2 है, उस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, ये आपको पता चल चुका है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। शानदार टॉपिक है, भले ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों को आगे बेनिफिट रहेंगे। क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आपको ये छोटे छोटे टॉपिक बोलोगे सर ये तो हमें आते हैं, इसके बारे में हमें एग्जैक्ट पॉइंट, तो आप बिल्कुल भी एक चीज ऐसा नहीं हो सकता कि आपको, अगर आप पोल पे या किसी पेड़ पे चढ़ना चाहो तो आपको नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली ऊपर से ऊपर जाओगे, बात को समझो। तो वैसे ही हम इस टॉपिक की शुरुआत इन छोटे छोटे चीजों से करेंगे, क्योंकि मैं इन छोटी छोटी चीजों से ही आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं, जो आपके एग्जाम में आए हैं और आते रहेंगे। आगे चल, जिससे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक साइज की बात करता हूं, मैट्रिक्स का साइज कितना है। साइज से मतलब यह है, साइज से मतलब यह है कि उसमें रो कितनी है और उसमें कॉलम कितने, प्यारे बच्चे, ये उसका असली मतलब। अच्छा, यानी अगर बात की जाए सर यहाँ पे एक रो, दूसरी रो, क्योंकि 2 लिखा है, और यहाँ पे क्या है, m, टोटल कितनी रो है इसमें, m है। तो हमने कहा सर इसमें टोटल जो रो है वो m है, ठीक है जी। अगर कॉलम की बात करूं, एक कॉलम, 2 कॉलम और तीसरा कॉलम, ये टोटल कॉलम कितने हैं, n है, तो टोटल कॉलम कितने हो गए, n, यानी m इंटू एन, m इंटू एन, यानी रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। बात को समझे कि मैंने कहा कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, मेरे पास ए मैट्रिक्स के जिसका ऑर्डर 2/3 का है, 3/3 का मतलब है 2 मतलब रो और 3 मतलब प्यारे बच्चे कॉलम है। बात को समझना, फिर से बता रहा हूं, अगर मैंने कहा A23 है तो इसके ऑर्डर को, यहां से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है वो चीज आपको अब आगे पता चलने वाली है। बस ये चीज समझो कि ऑर्डर ये होता है कि किसी भी पंक्ति में कितनी रो, किसी भी मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति यानी रो है, गुणा कितने कॉलम है। यहीं से मैं एक चीज और भी कैलकुलेट करना चाहूंगा कि मैं अगर यहाँ से आपको बोलना चाहूँ कि नंबर ऑफ, मैं अगर बोलना चाहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ मैट्रिक्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और मैट्रिक्स में क्या होता है, m इंटू एन, जो उसका ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 का मतलब मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ 2 इंटू 3 की, यानी 2 इसमें रो होगी, मैंने 1 2 3, कॉलम 3 है, 4 5 6। अगर आप यहाँ पे देखोगे रो 2 है, कॉलम 3 है, टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 6। अगर मैं इस ऑर्डर की 2 इंटू 3 है जो ऑर्डर है इसका, अगर मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर दूं, 2 इंटू 3 की अगर आपस में गुणा कर दूं तो 6 ही तो आएगा आंसर। तो याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, जो उसका ऑर्डर है, अगर 2 इंटू 3 का है, 3 इंटू 3 का है, तो उसमें आपके पास उन दोनों की आपस में गुणा कर दो, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन दिया है, हाँ एस ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा
आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए आई जे 2 × 3 की मैट्रिक्स बनानी, हुज एलिमेंट आर गिवन। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है ए, इस बात को समझना, और ए बराबर आपके पास ए आई जे है। ए आई जे को फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, 2i माइनस के जे। अगर मैं अभी एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसी पे बेस्ड 2021 में एनडीए में एक क्वेश्चन आया। अगर मैं बात करूं यहां से, देखो मैं यहाँ पे इस चीज को छोटे छोटे भाग में तोड़ूंगा। मुझे पता है आपके पास ए मैट्रिक्स है आपके पास कोई, और 2/3 की कोई मैट्रिक्स है, 2/3 की। तो 2/3 यानी आपके पास इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास A11, A12 और A13, ये फर्स्ट रो होगी, A21, A22 और A23। दिस इज द रो 2, R1, रो 1 और रो 2, और ये C1, C2, C3 हो गए, 3 कॉलम हो गए। ये मुझे पंक्ति, ये मुझे मैट्रिक्स बनानी है, बट मुझे A बराबर ये नहीं पता कि A11 क्या है, A11 क्या है। तो A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ए आई जे है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो A11 की बात करता हूँ, तो A11 का मतलब I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, यानी 2 × 1 माइनस के 1, यानी आंसर कितना आ गया, 1। ऐसे ही मैं अगर A12 की बात करता हूँ, A12 का मतलब है 2 × I की वैल्यू 1 माइनस के 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ 1 × 1A13, यानी पहली रो का थर्ड कॉलम में जो आपके पास एलिमेंट है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो 2 × 1 माइनस के 3, यहाँ से आंसर आ गया -1। देखते रहना, हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर मैं A21 की बात करूं आपसे, A21 की, तो A21 में आपके पास क्या होगा, A21 में आपके पास A × 2 × माइनस के 1, यहाँ से आपके पास कितना आ गया, यानी 4 और -1 3 आ गया। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 2 में, तो यहाँ से आपके पास 2 × 2 माइनस के 2, यानी यहाँ से आ गया 2। अगर मैं बात करता हूँ 2 3 की, तो यहाँ से आ गया A22 माइनस के 3 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 1। प्यारे बच्चे, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है, ये बन के तैयार हो गई मेरे पास। कौन सी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मेरे पास तैयार हो गई 1 0 और माइनस के 1 और 3 2 1। दिस इज द मैट्रिक्स 2/3 की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई आपके सामने, जो ये मैट्रिक्स आपके सामने। तो दिस इज द आंसर। कंस्ट्रक्ट करनी थी आपको एक मैट्रिक्स, जो ये आपके पास बन गई। बातों को समझे किस तरह से, बहुत इजी था, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस देता हूं, आपको बताना है इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 8 एलिमेंट्स। ये क्वेश्चंस एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार ये क्वेश्चंस एग्जाम क्लास में कराता था, और इसी बार 2021 में इसी का क्वेश्चन पटक दिया आप लोगों के सामने। ये पूछा है इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 8 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है, मतलब इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं भैया, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 के 8 एक ही रो में भी लिख सकता हूँ और एक कॉलम बन जाएगा। ऐसे ही मैं 1 × 8 में भी लिख सकता हूँ इसको, 4 × 2 में भी लिख सकता हूँ और 2 × 4 में भी लिख सकता हूँ। इसके अलावा कोई चीज़ आपकी है, अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ लिखी जा सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि 8 का यही तरीका लिखने का। 4 × 4 लिख नहीं सकती थी, उसमें 16 हो जाएंगे। तो ये है, तो इसमें आपके पास व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो कितने आपके पास 4 पॉसिबल ऑर्डर है जो लिखा जा सकता है। अब मैंने कहा था ना, आ गया क्वेश्चन 2021 का। मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा वो ये बात याद रखना, उसी टॉपिक से रिलेटेड एनडीए में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। यही दो निडा की एक बहुत अच्छी चीज है कि हम जो भी चीज आपको देते हैं वो एक विद प्रूफ देते हैं कि हाँ बेटा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह क्वेश्चन आएगा, ताकि बच्चे को ये ना रहे कि ये टॉपिक इनरिलेवेंट है या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल ही बकवास है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है एनडीए 2021 का। मैं इसमें आपको ज्यादा हिंट दूंगा, आपको खुद से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया द एलिमेंट इन द आई थ्रो एंड द जे थ्रो ऑफ कॉलम डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ इक्वल टू। आपको ये बोला गया है कि ए आई जे बराबर आपके पास 2i प्लस का j दिया गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, बस यहाँ पे फर्क ये है ना, मैंने कहा था आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा,
बट ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट यानी आपके पास पढ़ा होगा आपने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वो चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन से कि आपके पास देखो हर चीज के, अगर आपको अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस लेक्चर में, एग्जाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, और एनडीए का एग्जाम तो वैसे भी बड़ी बात नहीं है, बस उसमें एनडीए में थोड़ी सी बात आती है एसएसबी की। अगर बात की एनडीए का एग्जाम तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी इसको क्रैक कर सकता है, इतना बड़ा हवा है ही नहीं एग्जाम ये। पता नहीं बच्चे क्यों हवा बना के रखते हैं इसको, बहुत आसान है। एक आपको बस एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए कि हाँ इस तरह से, ये सपोज करो बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं तो बोलते हैं वो मैथ्स के पीछे लगे रहते हैं, मैथ्स के पीछे लगे रहते हैं, इतना हार्ड है ही नहीं। मैंने सिंपल सी बात, अगर मैं एनडीए 2021 की बात करूं, मैंने बच्चों को पहले ही कहा था कि मैंने कहा इस बार का पेपर आसान आएगा, बच्चे पढ़ते रहे और जेई एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करते गए। मैंने कहा अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा पेपर भी करा, बट एक चीज आपको समझना है कि आप अगर सिलेक्शन चाहते हो, अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जेई मेंस एडवांस। बट अगर आप क्रैकर बनना चाहते हो, क्रैकर का मतलब आप एग्जाम क्रैकर बनना चाहते हो, तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से इस बार आ सकता है। ये चीजें आपको बहुत जल्दी समझ आती है जब आप किसी अच्छे के गाइडेंस में जाते हो। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था आपको इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन है तो आपके पास डिटर्मिनेंट चैप्टर का है, तो किसका, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का, बट ये लगा हुआ किससे, मैट्रिक्स के। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको प्यारे बच्चे यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या है आपके पास, थर्ड ऑर्डर की, आपके पास क्या है, थर्ड ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स बनानी है। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ऑर्डर बनाना है आपको। 3/3 की एक मैट्रिक्स है उसका आपको बनाना है, थर्ड ऑर्डर का मतलब है 3/3। तो आप यहाँ पे पहले A11 में एक दो लिख देता हूँ, जैसे वो आपके पास 1 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 2 2। सपोज करो A11 निकालना चाह रहा हूँ तो A11 कितना आ जाएगा, यहाँ पे A11 आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 1 और 1 2 2 2 जा 4। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 2 1 की तो 3 3 2 जा 6। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सपोज करो A2 हो गया, A13 हो गया, A13 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 6 8 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 10 12 आ जाएगा। दिस इज द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गई। अब आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ऐसे लिखा। अब आपने 4 इसको ले लिया, इसको आप क्या करते हो जब डिटरमिनेंट लेते हो, इसको ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे रहने दिया, ये दोनों बने। तो 12 8 कितना होता है आपके पास, 96। 12 8 96 माइनस के 100 हो गया, क्योंकि 10 2। जब हम इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम मैट्रिक्स को खोलते हैं तो यहाँ पे माइनस, ये आ गया आपके पास 6। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे आपको दिख रहा है, वेट, ओके मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको, ओके मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास 6 है, तो ना ये लेंगे ना ये लेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इन दोनों की मल्टीपल करके और इन दोनों की मल्टीपल करके। ये अब आपके पास 12 की मल्टीपल अगर 6 के साथ करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 72, क्योंकि 12 5 7 12 6 72, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 80। अगर मैं यहाँ से 8 के रिस्पेक्ट में इसको 8 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूँ तो ये नहीं लेंगे ये नहीं लेंगे, तो इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60 माइनस के 64। अब या तो को समझना, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को मैं बिल्कुल आपको एक रिलेवेंट बता रहा हूँ, ऐसे तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, माइनस के 4 इंटू माइनस के 16 हो गया। यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 8 6 48 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बचेगा, 8 माइनस के 8 यानी प्लस के 48 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 60 में से माइनस के 32 आ जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये 48 आ जाएंगे 16, और ये प्लस माइनस के 48 प्लस के 48, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ये थोड़ा सा मैं इस तरह से बता रहा था कि आपको समझ आ जाए, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको चुटकी में भी कर सकते हो जो आपको डिटरमिनेंट निकालना आ जाए। बात को समझे। ये क्वेश्चन आपके पास 2021 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। होमवर्क का मतलब आपको समझना है, मैंने कहा था मैंने जो चीज़ पढ़ाई है वो सॉलिड चीज़ पढ़ाई है। आप लोगों को 2021 का ही क्वेश्चन आपको दिया है, आपको इसमें बताना है कि हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद द एलिमेंट कंप्रेसिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10।
अब भैया 30 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनका आपको मैट्रिक्स बनानी है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, क्योंकि बहुत आसान है। जैसे मैंने अभी 8 कहा था ना, तो 8 तो मैंने वहां नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे रखे हैं, बट यहाँ पे तो ये बोल रहा है ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। 30 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो खुद से डिवाइड होती है और केवल किससे डिवाइड होती है, 1 से डिवाइड होती है, दैट इज अ प्राइम नंबर। तो आपको अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे लगभग 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 23 के बाद आपके पास कितना हो गया, 29 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास क्या आ गए, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि लेस देन है 30 से। अब आपके पास अगर 10 आ रहे हैं तो 10 की मैट्रिक्स आप क्या बना सकते हो, 10 इंटू 1 बना सकते हो, 1 इंटू 10 बना सकते हो, ये एक ऑर्डर हो सकता है, 5 इंटू 2 का बना सकते हो और 2 इंटू 5 का बना सकते हो। ये बात समझ आ गई। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 4। मैंने कहा था ना, हम जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे वो एग्जाम में टपकेगी। आगे चलो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये चीज ना बहुत बच्चे क्या होते हैं, इसको बहुत मजाक में लेते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है, इसको थ्योरेटिकल चैप्टर। प्यारे बच्चे, एग्जाम में अगर आप एनडीए, एक्सवाई और नेवी की बात करो तो यहाँ से क्वेश्चन चुन चुन के आपको मारे जाते हैं। प्यारे बच्चे, मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल ही आपको बोल दूं हाँ ये कोई बात नहीं, बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे, नहीं, बट मैं आपको इसकी असलियत बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंस कितनी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। पहला आता है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति आव्यूह। रो का मतलब इसमें केवल एलिमेंट्स आपके एक पंक्ति में होंगे, सिंगल रो में होंगे। रो मैट्रिक्स का मतलब होगा जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, यानी अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रो। ऐसा केवल जिसमें आपके पास केवल, हमारे पास एक रो है, यहाँ रामू खड़ा है, यहाँ श्यामू खड़ा है, यहाँ टिंकू खड़ा है, एक ही पंक्ति में खड़े हैं। तो आपके पास एक पंक्ति अगर है, सारे एलिमेंट अगर एक ही पंक्ति में है तो उसे रो मैट्रिक्स बोला जाता है। सर इसमें कॉलम कितने होंगे? प्यारे बच्चे, कॉलम इसमें हजारों हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, कॉलम से कोई मतलब नहीं, कॉलम कितने भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति केवल होगी, कॉलम कितने भी हो सकते। बात को समझे? अभी मैं आपको इंटरकनेक्ट करूंगा। कॉलम मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स का उल्टा है, उसी को आप जो हॉरिजॉन्टल थी उसको आप वर्टिकल में खड़ा कर दो। तो यानी इसका मतलब सर यहाँ पे तो केवल एक कॉलम आएगा ना? बिल्कुल प्यारे बच्चे, केवल यहाँ पे एक सिंगल कॉलम आएगा। तो सर यहाँ पे रो तो कितनी भी हो सकती है? प्यारे बच्चे, रो कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे भी अगर देख रहे होंगे 1 2 3, क्या यहाँ पे 3 रो है और कॉलम कितना है, 1 है। तो प्यारे बच्चे इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 1 इसका एक ऑर्डर हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, ठीक आसान है। नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स। अब मैंने कहा था ना, हर जगह नल्लों का काम जरूरी है, बिना नल्लों के काम नहीं चलता। जैसे सेट के अंदर नल मैट्रिक्स था, ऐसे यहाँ पे भी नल सेट था, यहाँ पे भी आपका नल मैट्रिक्स, क्योंकि बिना नल्लों के मैथ्स होती ही नहीं है। ठीक है ना? नल्ला मतलब जीरो ना, जीरो नल्ला देखो जीरो अगर माना जाए तो जीरो है, बट अगर बात की जाए नल्ला, जीरो एक नल्ला है। नल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें जीरो रहता है। बट जीरो एक इतनी बड़ी चीज है कि अगर किसी के पीछे लग जाए तो उसका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब अगर एक के पीछे जीरो जितने जाएंगे उतने ही, जैसे आपकी सैलरी, अगर सपोज करो 10 जीरो लग जाए आपके एक सैलरी के पीछे, मजा आ गया जिंदगी में। और अगर आगे लग जाए वो जीरो तो कोई मतलब नहीं है उसका। बात समझे? तो जीरो की वैल्यू बहुत है, इसलिए हर जगह आप जीरो को पढ़ोगे। और मेरा तो फेवरेट ही जीरो है, क्योंकि मेरे तो मैथ्स है, मैथ्स में मेरे जीरो आते हैं और यहाँ पे मेरे पढ़ाने में भी जीरो ही आएंगे। ठीक है ना? चलो जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजाक था। ठीक है ना? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की अगर बात करूँ, प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स होगी, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जैसे यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब ही क्या है? मतलब ही कुछ नहीं है उसका। भैया जीरो जीरो है, उसकी मैट्रिक्स बनाओ चाहे जीरो कितनी भी ले लो, कोई मतलब नहीं है। तो इसका अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट जो आएगा इसका जीरो ही आएगा। तो या अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन हैविंग ऑल एलिमेंट्स, अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो है उसे नल्ला बोला जाता है। बात को समझे? अब आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स में आपको बता ही चुका हूं किस तरीके के आपके पास हॉरिजॉन्टल आता है, वर्टिकल मैट्रिक्स आता है। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसके अंदर, रो और कॉलम मैट्रिक्स। अब आती है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अच्छा है और बहुत अच्छा, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चे आपको समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के पेपर से क्वेश्चन पेपर में आते बहुत बार क्वेश्चन आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है, स्क्वायर मतलब अगर आप नॉर्मली मैथ्स की बात करें तो कोई भी चीज स्क्वायर कब होती है, जिसकी जब उसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है, बराबर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैट्रिक्स, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ ना मैट्रिक्स, तो एक चीज ऐसे जाती है, दूसरी चीज ऐसे आती है। तो ये अगर लेंथ है और ये अगर विड्थ है, अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, सर बराबर मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी चौड़ाई, अगर लेंथ वाइज देखें तो 3 है, यहाँ पे भी अगर चौड़ाई वाइज देखें तो 3 है। तो यानी इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तब जाके उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो सर 2/2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल। 4/4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/2 सर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं। जब रो इक्वल टू कॉलम हो जाए, जब ये 3/3 हो जाए, यानी रो भी बराबर कॉलम भी बराबर, तो उसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। बात को समझिए। तो यहाँ पे भी लिखा गया है मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी m बराबर n हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बात को समझे। तो उसका ऑर्डर आपके पास एक ऐसा ऑर्डर हो जाएगा जिसमें आपके पास रो और कॉलम बराबर। बात को समझे। आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब जिसमें आपके पास उसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग होती है, मतलब इसमें आपके पास रो नॉट इक्वल टू कॉलम होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 2 × 3 है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, 2 = 3 नहीं है। तो इसका अगर आप शेप देखोगे तो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेगा। अब सर क्वेश्चन यहां से आता है, डायगोनल मैट्रिक्स से क्वेश्चन भर भर के पूछ जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट का मतलब, डायगोनली मतलब क्या होता है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स, देखो सर यहाँ से स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए चीजें छोटी छोटी आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायगोनल केवल उसी में पाया जाता है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसके अलावा आप देख सकते हो कॉपी में बना के, सपोज करो मैंने कहा चलो भैया अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो बना के बताओ जरा कि उसमें आपके पास डायगोनल बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने कहा कि चलो सर बना के देखते हैं। हम क्या करते हैं, 2/3 के एक मैट्रिक्स बना के। हमने कहा 1 2 3 4 5 6, ये 2/3 के। अब बताओ इसमें डायगोनल बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या है प्यारे बच्चे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। चलो भी, यानी उसका ऑर्डर 3/3 2/3 2 और 4/4 ऐसा कुछ भी हो सकता है, इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारी चीजें क्या होगी, 0। मतलब ये होगा कि जो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट होंगे, यहीं पे केवल आपके पास चीजें पाई जाएगी, ये 0 नहीं होने चाहिए, इसके अलावा सारे 0 होने चाहिए। बात को समझे। यानी आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में क्या होने चाहिए, मतलब वो 0 नहीं होने चाहिए, उसके अलावा सारे 0 होने चाहिए। ये बात समझ आएगी। D1 D2 D3 के आपके पास डायगोनल एलिमेंट। सपोज करो मैंने कहा इस तरीके की अगर एग्जांपल लिया जाए, एक आपके पास स्केलर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जैसे 3/3 है, ये आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे अगर ये आपस में, हाँ 2 बराबर हो सकते हैं, 2 बराबर कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये आपस में बराबर होंगे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 4 5 6 8 कुछ भी हो सकता है, बट इसके अलावा ये और इसके अलावा ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे आपके पास, 0 होंगे। सर अगर ये बराबर हो जाएंगे तो प्यारे बच्चे, अगर ये डायगोनल एलिमेंट के अलावा ये तो 0 है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है उस चीज को, अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए उस केस में, किस केस में, एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, बट अब बात को समझना, एक डायगोनल मैट्रिक्स इज हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट एफ सेम। इसमें डायगोनल एलिमेंट आपके सेम रहते हैं, बट उसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर उसमें हो जाएगा तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा।
तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अभी भी कहा है मैंने कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम कन्वर्ट करके बनाते हैं। अगर बात करूं मैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करते बहुत जगह होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखनी होती है। तो वही प्यारे बच्चे कि अगर ये एलिमेंट आपके पास 1 1 हो जाए तो वही डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल मैट्रिक्स थी ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे आप देख लोगे ए, तो यहाँ पे भी प्यारे बच्चे अगर ये वहां पे तो कुछ भी हो सकता है, 5 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर 1 1 हो जाए, अगर ये 1 1 हो जाए तो इसे बुलाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि भैया स्केलर मैट्रिक्स को ही तो कन्वर्ट करके बनाया गया है, बस वहां पे सारे एलिमेंट सेम थे, बट यहाँ पे सारे एलिमेंट सेम होने के बदले यहाँ 1 1 होना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। अब होता क्या है इसमें, थोड़ी सी चीजों को, थोड़ा एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझा देता हूं, ठीक है ना। एक समझा देता हूं मैं आपको, एक चीज समझा देता हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फिर आपके पास वापस आते हैं दो टाइप के मैट्रिक्स पे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैं डायगोनल एलिमेंट पढ़ा, मैं इसलिए यहाँ पे आना चाह रहा हूँ, बीच में भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आपके पास सपोज करो सर कोई एक मैट्रिक्स है, 1 2 2 1 3 4 6 7 8। सर इस ये एक 3x3 की एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चे, ये कोई एक मैट्रिक्स ए है। यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट है, प्यारे बच्चे फिर से ध्यान से समझना इस चीज को, कि जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट हैं उन सारे डायगोनल एलिमेंट को जब जोड़ दिया जाता है 1 + 3 + 8 यानी ये हो गया 12, इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मुद्दा यह है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मुद्दे की बात यह है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं, जब इन डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो यानी मतलब यह है कि सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बात को समझ गए। अब बात आती है आपके पास दो तरीके की मैट्रिक्स और पढ़नी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ने के बाद हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स पर भी आएंगे। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम ही है अपर मतलब ऊपर। देखो आपको पता है डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जब इस डायगोनल एलिमेंट जो ये होता है आपके पास, जब डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला पार्ट पूरा 0 होता है और उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल रो है, डायगोनल जो जा रहा है उसके ऊपर या उससे ऊपर यानी जो ये डायगोनल एलिमेंट है यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट नॉन जीरो होगा और इसके नीचे वाला आपके पास पूरा 0 होगा, तो इसे बुलाया जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका दूसरा क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चे, जो ये डायगोनल मैट्रिक्स के जब इसके नीचे वाला लोअर पार्ट क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है, यानी नॉन जीरो होता है, बट ये आपके पास 0 होता है, तब इसे बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो मुद्दे की बात को ए आई जे, यहाँ पे इस चीज को समझना, अगर ये चीज समझ गए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ए आई जे यानी जे इज ग्रेटर देन आई और जे, आई मतलब होता है रो और जे मतलब होता है कॉलम। अगर ए आई जे, अगर जे ज्यादा है, जे ज्यादा यानी A12 की बात करें, यानी ए आई जे वाले नॉन जीरो होंगे। अगर A12 है वो एलिमेंट 0 नहीं होगा, A13 है वो भी 0 नहीं होगा, A21 आपके पास अगर बात की जाए 21 है, ये 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि A21 है, बात को समझना, A21 है, यहाँ पे I ग्रेटर देन J है। अगर आप इसको देखोगे I ग्रेटर देन J है तो I ग्रेटर देन 0 है, वो 0 होगा। तो बात को अगर समझ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, वही चीज सेम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको, बात को समझे। अब लास्ट टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और एनडीए प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस चीज को पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। और प्यारे बच्चे अगर कोई भी डाउट हो
अगर किसी भी तरीके का डाउट आपके दिल में आता है, दिमाग में आता है, तो प्यारे बच्चे डाउट दिल में नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए, क्वेश्चन में आना चाहिए। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो आज से, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना रिप्लाई है, जो भी आपका डाउट हो बता देना, हम उसका आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून, तो आपके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जो मैंने कहा आपको, एक नए सेशन के साथ। बहुत ज़बरदस्त सेशन है, आपको मज़ा आएगा और आपको हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एनडीए में जो क्वेश्चन आते हैं, यानी अब मसाला, मिर्च मसाला आने वाला है, तो मेरे लाल और देश की लाल, आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ जल्दी बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में बताना क्या बोलना चाह रहा हूँ।